This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable Saaf Plus Safe। खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के मंगलवार को जारी किए गए घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई पर बैन लगाने के मामले में बयानबाजी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयनगर में इसे भगवान हनुमान की पूजा करने वालों को ताले में बंद करने की कोशिश करने का प्रयास करार दिया। इसी बीच कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर इसको लेकर निशाना साधा। अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है तो पूरी तरह से मैं बोल सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों, उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंग बली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी। मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की, जिनके विषय में आपके अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा था, याद है 2017 में, कि ये आईएसआई से संबंधित लोग हैं, आईएसआई सर्टिफाइड पार्टी है। फोन उठाइए प्रधानमंत्री जी और पूछिए जरा ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्या विचार है उनके बजरंग दल के विषय में। बजरंग दल की तुलना बजरंगी से करते और हम बर्दाश्त कर लेंगे? ये अपमान नहीं सहेंगे हम। कैसे अपमान कर सकते हैं वो बजरंग बली का? अरे हमारी भी श्रद्धा है, हमारी भी आस्था है, हम अपने दिल के पास रखते हैं अपनी आस्था को, लेकिन कोई सीमा होती है अपमान करने की हमारी आस्था। आप कैसे अपमान कर सकते हैं मेरी आस्था का? माफी मांगे प्रधानमंत्री इस देश से और करोड़ों ऐसे भक्तों से जो बजरंग बली को अपने दिल के करीब रखते हैं। अपमानित करने का अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं दिया किसी ने भी। मेरी आस्था को अपमानित किया उन्होंने। पूछिए जरा उनसे, ध्रुव सक्सेना से उनके क्या संबंध है, और पूछिए हनुमान चालीसा आती है उनको? और प्रधानमंत्री जी के लिए तो मैं दो शब्द कहूंगा, दो लाइनें कहूंगा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। जाके उनको बताइए और उनसे पूछिए इसका अर्थ मालूम है, और अगर अर्थ मालूम है तो आत्मसात करें ये अर्थ। हम इस देश में धर्म और राजनीति को अलग रखते हैं। यह देश मुद्दों पर चुनाव लड़ता है, यह देश मुद्दों की राजनीति को बर्दाश्त करता है, पसंद करता है, स्वीकार करता है। इस तरह की ओछी बातों को यह देश नहीं मानेगा। हम क्या बदला लेंगे, हम क्या केस करेंगे? जवाब मिल जाएगा इनको 13 मई को। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। तो क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री, उनके तमाम मंत्री और उनके सारे नेताओं को चुनौती देती हूँ। एक चुनाव किसी भी प्रदेश में, एक चुनाव वो जनता के मुद्दों पर लड़के दिखाएं। एक ऐसा चुनाव लड़ें जिसमें ना वो अतीत की बातें करें, ना वो जनता को लड़ाने की बातें करें, ना वो ऐसी बातें करें जिससे जनता के लिए कोई समस्या नहीं है। जनता की जो समस्याएं हैं वो है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, हर रोज सुबह उठकर ये न जानना कि अगला दिन कैसे आएगा, ये है समस्याएं। कर्नाटका में इन्होंने सरकार चलाई है 3.5 सालों से, मुंह दिखाने लायक नहीं है आपके सामने। आपके सामने बोल नहीं सकते क्योंकि जानते हैं कि आपकी समस्याएं बढ़ गई हैं, कम नहीं हुई। उनसे आप जवाब मांगिए। आप जनता हैं, आप ही में शक्ति है, आप जवाब मांगिए। आज वो कुछ भी कर लें, यहाँ बदलाव की हवा चल गई है, यहाँ बदलाव आएगा। आप बदलाव लाएंगे। कर्नाटक विधानसभा प्रचार के दौरान आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मुद्रबिद्री में रैली की। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस को देश में अमन बर्दाश्त नहीं है। कांग्रेस की पूरी सियासत बांटो और राज करो पर मुश्तमिल है। जो लोग कर्नाटक में दहशत फैलाने की साजिश में गिरफ्तार होते हैं और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और कर्नाटक को मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाना है। तो 10 मई मतदान का दिन बहुत दूर नहीं है। बीजेपी का अज़्म कर्नाटक को नंबर 1 बनाना है। वोट मांग रही है और क्या कर रही है? कांग्रेस क्या कह रही है जाकर के? वो कहती है कि हमारा एक नेता रिटायर्ड होने वाला है, अब वो जा रहा है, जाते जाते एक दे दो।
कांग्रेस आपका वोट इसलिए चाहती है क्योंकि उनका एक नेता रिटायर हो रहा है। कांग्रेस आपका एक वोट इसलिए चाहती है कि बीजेपी सरकार के फैसलों को, जनहित की योजनाओं को, यहां के लोगों के कल्याण के लिए जो काम किए हैं उन सबको पलटना चाहती है। कांग्रेस कुछ भी कर ले, मैं कर्नाटका में पिछले 3-4 दिन से चुनाव रैलियां कर रहा हूं, छोटे छोटे बच्चों का प्यार देख रहा हूं, माताओं बहनों के आशीर्वाद पा रहा हूं, नौजवानों का जुस्सा देख रहा हूं। किसानों पर एक ही आवाज आती है, एक ही विश्वास आता है, एक ही संदेश सुनने को मिलता है, एक ही मंत्र गूंज रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, बहुमत बीजेपी सरकारा। हैदराबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने कर्नाटक चुनाव 2023 के घोषणा पत्र में पीएफआई की तर्ज पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। नई दिल्ली मुखर्जी मार्ग पर वाक़े सिविक सेंटर में डॉक्टर शैली ओबरॉय के दोबारा मेयर बनाए जाने के बाद पहला सदन चला। मेयर शैली ओबरॉय ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में जो वादा दिल्ली की आवाम से किया था उस पर काम शुरू कर दिया गया है। उसके लिए आज सदन में बिल पास किए गए हैं, लेकिन शर्म की बात है कि 15 सालों में बीजेपी ने दिल्ली एमसीडी को दोनों हाथों से लूटा और एमसीडी को खोखला कर दिया। जी देखिए, स्टैंडिंग कमेटी नगर निगम का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। जैसे हमें मालूम है, पिछले सदन में हर बार हंगामा होने के कारण स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो पाया था और हर बार भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हंगामा किया, शांतिपूर्वक सदन को नहीं चलने दिया, हर बार सदन की मर्यादा को नहीं ध्यान में रखा गया। तो आज भी वैसा हो, आज भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद हैं उन्होंने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही हंगामा शुरू कर दिया और जितने भी आज एजेंडा थे हमारे उनको हाउस द्वारा पास कर दिया गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा 10 गारंटी दी गई है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, कर्मचारी की, सभी उस पर आधारित थे। और दिल्ली की जनता को हमने बहुत सारे सपने दिखाए हैं, दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी से खूब उम्मीदें हैं। तो उन्हीं उम्मीदें और सपने और कमिटमेंट्स और प्रॉमिसेस को ध्यान में रखते हुए आज सदन में उन सभी एजेंडास को पास कर दिया गया। सिर्फ एक एजेंडा को छोड़ के जो टोल टैक्स का है उसको रेफर बैक कर दिया। जी देखिए, डीबीसी वर्कर्स का भी हाल ही कुछ दिन पहले आपने एक मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आदेश अनुसार डीबीसी वर्कर आज तक हमेशा से विद ब्रेक हर बार उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता आ रहा था और इस बार हमने विदाउट ब्रेक उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है रिन्यू कर दिया है और जल्दी हम लोग इनके बारे में भी सोचने वाले हैं। जितने भी नगर निगम के कर्मचारी हैं उनके हितों को देखते हुए हम अपनी पॉलिसीज बना। जी देखिए, कूड़े के पहाड़ जो हैं उस पर दिन रात काम चल रहा है, सेग्रीगेशन मशीन लगी हुई है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ MOU भी साइन है। वो कूड़ा वहां पर जाकर रिसाइकल होकर वो यूज किया जाता है। और रही बात कितना टारगेट, कैसा टारगेट, कब पूरा होगा, तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ मैंने भी 2 कूड़े के पहाड़ों पर विजिट किया है और जो टारगेट्स हमने सेट करे हैं, हमने पूरे जितना भी हमारे नगर निगम के अधिकारी हैं हम सब ने मिलकर अपने टारगेट्स को सेट कर लिया है और बहुत ही जल्द देखोगे हम टारगेट्स जो हमने डेट सेट करी है उसी के दौरान हम अपने कूड़े का। जी देखिए, हमेशा से आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता शिक्षा रही है। हमारी जो आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है वो बाबा साहेब पर हमेशा से चलती आ रही है कि जो शिक्षा ही है जो समाज को आगे ले जा सकता है। शिक्षा हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी माध्यम है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइश के रेनोवेशन विवाद को लेकर उनकी रिहाइश के बाहर मुखालिफत में एहतजाज किया। एहतजाज में बीजेपी के कौमी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम शामिल हुए। बीजेपी के कौमी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने इस मामले पर क्या कहा, सुनिए। मार्बल डाला है, वियतनाम का मार्बल डाला जा रहा है और इनके नेता जिस प्रकार से झूठ बोलकर पर्दा करने के काम करते हैं वो सारा आज खुल चुका है
और इनका जेल जाना निश्चित है। 4 कमरे में ही नहीं कहा था, जो कहा था एकदम उसका उल्टा किया है। 4 कमरे से पहले जो भाषण दिया था, देखिएगा शीला दीक्षित 10 एसी लगे हुए हैं, इन एसी का बिल कौन देगा, आम जनता देगी, ऐसा नहीं चलने दूंगा, मैं आऊंगा सब पे कंट्रोल करूंगा। आज जिस प्रकार से टेलीविजन लगाए गए, जिस प्रकार से एसी लगाए गए हैं, जिस प्रकार से चारों तरफ भ्रष्टाचार किया गया है, एक एक चीज के अंदर भ्रष्टाचार है, और मुझे लगता है दिल्ली की जनता इसके लिए माफ नहीं करेगी। न्याय के लिए हर आदमी ही संघर्षशील है और न्याय जनता को मिलना चाहिए। गवर्नर जी का मैं स्वागत करता हूँ, वो न्याय के अनुसार, संविधान के अनुसार भ्रष्टाचार को रोकना उनका काम है, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो। भारतीय ओलंपिक फेडरेशन की सदर पीटी उषा आज जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों से मिलने पहुंची, तो इस दौरान पीटी उषा धरने पर बैठे खिलाड़ियों से बातचीत कर उन्हें मनाने की कोशिशें करती नजर आई। बता दें कि इससे पहले पीटी उषा ने पहलवानों के एहतजाज को बेज़ाब्दगी बताया था। पीटी उषा ने बीते जुमेरात को हिंदुस्तानी ओलंपिक फेडरेशन की मुतबादल कमेटी की बैठक के बाद कहा था कि पहलवानों का सड़कों पर एहतजाज करना बेज़ाब्दगी है और इससे मुल्क का नाम खराब हो रहा है। पीटी उषा के साथ बैठक करने पर पहलवान बजरंग पुनिया ने बयान दिया कि उन्होंने यही बोला है कि मैं आपके साथ खड़ी हूं और आपको न्याय दिलाऊंगी। जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह जेल नहीं जाएंगे तब तक हम यहीं रहेंगे। रांची के डोरंडा के पास परा सटोली में राहत सोसाइटी के जेरे एहतमाम हज तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में रांची और इसके आसपास के 300 से जायद मर्द और खवातीन आज़मीन हज ने शिरकत की। इस मौके पर झारखंड के मारूफ हज ट्रेनर हाजी कैसर आलम ने आज़मीन हज को हज के अरकान के साथ साथ सफरे हज के ताल्लुक से ज़रूरी मालूमात फराहम की। राहत सोसाइटी की जानिब से तमाम आज़मीन को हज गाइड नामी किताब, बैग और तस्बीह बतौर अतिया फराहम किए गए। इस बार झारखंड के आज़मीन हज पहले रांची से चल करके मदीना शरीफ जाएंगे, उसके बाद वहाँ 8 दिन उनका क़याम होगा और फिर मक्का मुकर्रमा जाएंगे। ऐसा बहुत कम होता है, कई वर्षों के बाद ऐसा हो रहा है कि रांची के हाजी जद्दा के बजाय मदीना जा रहे हैं। तो इस बार की तरबियत में इनको पहले मदीना के सफ़र से मुतालिक अहम जानकारियाँ दी जा रही हैं कि मदीना में ये कैसे वक्त गुजारेंगे, वहाँ के जो अहम जगह हैं उसके लिए क्या करेंगे। जैसे इनको वहाँ रियाजुल जन्नह की हाज़िरी के लिए, रोज़ा शरीफ में नमाज अदा करने के लिए इनको परमिट की ज़रूरत है, वो उसकी हसूलियाबी कैसे होगी, इसकी जानकारी इनको दी गई है। और जब ये मदीना में मुख्तलिफ़ जगहें हैं तारीख़ी, वहाँ ये जाएंगे, 8 दिन अपना गुजारेंगे, इसके बाद मक्का मुकर्रमा रवाना होंगे। मदीना शरीफ से 14 किलोमीटर के फासले पर मुकाम अबियार अली है, वहाँ पहुँच कर के ये एहराम बांधेंगे उम्रे का और मक्का मुकर्रमा पहुँचेंगे। पहला काम मस्जिद ज़ुल्हुलैफ़ा में एहराम बांधना, नियत करना, और बाकी 3 काम ये मक्का में करेंगे। तो उम्रा के तरीक़े इनको बताए गए और मक्का में ये कैसे अपना वक्त गुजारेंगे। इस बार हज जुलाई में हो रहा है और उस वक्त वहाँ गर्मी अपने पीक पर होगा, शदीद गर्मी होगी। जैसे हमारे यहाँ मई में गर्मी होती है, इस तरह से वहाँ जुलाई में गर्मी होती है। तो इनको गर्मी से बचने के उपाय इनको बताए गए और क्या एहतियात ये करेंगे ये भी बताया गया। फील कर रही हूँ कि अल्लाह पाक ने ये मौका दिया है, हम हज को जा रहे हैं और इस राहत कमेटी, राहत सोसाइटी ने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है और ये 10 साल से करते आ रहे हैं। और इसमें ख़ासकर हाजी कैसर साहब का बहुत बड़ा रोल है। वो हाजियों को बहुत अच्छी तरह से ट्रेन करते हैं हज के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सी बारीकियां होती हैं। अगर वो बारीकी हम नहीं फॉलो करेंगे तो हमारा हज मुकम्मल नहीं होगा। तो इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है और राहत सोसाइटी हमारी जो परसटोली की है इसका भी बहुत बड़ा हाथ है कि हम हाजी अच्छी तरह से ट्रेंड होकर वहाँ जाते हैं और जिससे कि हमें बहुत आसानी पैदा होती है इससे। इस साल दिल्ली से हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए दिल्ली हज कमेटी की जानिब से 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां यात्रियों को हज से जुड़ी हुई कई अहम जानकारियां दी गई। देखिए प्रशिक्षण शिविर पर हमारी ये खास रिपोर्ट। हज पर जाने वाले यात्रियों की यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए मंगलवार को दिल्ली हज कमेटी की जानिब से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। दिल्ली हज कमेटी के दफ्तर में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में हज यात्रियों को हज यात्रा के दौरान सावधानी, सलीकों और हज के नियमों व तौर तरीकों के बारे में जानकारी दी गई।
इस दौरान शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे हज यात्री अपने आप को चुस्त दुरुस्त और फिट रख सके। आपको बता दें कि इस बार पूरे देश से लगभग 4000 और दिल्ली से 39 महिलाएं बिना महरम के हज पर जा रही हैं, जिसकी जानकारी दिल्ली हज कमेटी के चेयरमैन कौसर जहां ने दी। दिल्ली से 39 महिलाएं हैं ऐसी जो बिना महरम के जा रही हैं और पूरे भारत से 4000 महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री जी और स्मृति ईरानी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करूंगी, क्योंकि उनकी आप देखिए ना, नई हज पॉलिसी जो है उसमें कितनी तब्दीलियां आई हैं और ये बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें हैं। हज 50,000 सस्ता हो गया है, इस बार फॉर्म के पैसे नहीं लगे हैं और कितनी चीज़ें हुई हैं जी, क्योंकि हज यात्रा में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो किसी तरह की प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए हमारे हज यात्री अगर फिजिकली फिट होंगे तो उनकी यात्रा और आसान और सुखद होगी। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि इंशाल्लाह आप पूरी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जाएं और इंशाल्लाह खुशी खुशी वापस आए, अच्छे से अपना हज करके वापस आए। आपको बताते चले कि दिल्ली से 2540 हज यात्रियों के जत्थे को मंजूरी मिल चुकी है। ये सभी यात्री बड़े खुश हैं, क्योंकि पहली मर्तबा केंद्र सरकार के प्रयासों से हज को सस्ता, सरल, सुगम और सुरक्षित बनाया गया है। प्रशिक्षण के दौरान कौसर जहां महिला हज यात्रियों से मिलती नजर आईं, जहां पर उन्होंने लोगों को मुबारकबाद दी। साथ ही लोगों ने भी कौसर जहां और केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। हज पे जाने वाली महिलाओं का पहला जत्था तैयार है और आज इनका ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। दिल्ली हज कमेटी की चेयरमैन कौसर जहां उनसे मुलाकात कर रही हैं, उनसे बात कर रही हैं और साथ ही उनको मुबारकबाद देने के लिए यहां पर पहुंची हैं। और आपको बता दूं कि इस समय दिल्ली हज कमेटी के दफ्तर में एक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया है, जहां पर इन महिलाओं को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। बताया जा रहा है कि आखिरकार जब ये बिना महरम के जब हज पर जाएंगी तो किस तरीके से इन्हें वहाँ पर चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरीके से हज को पूरा करना है और किसी भी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। इस वजह से यहाँ पर ये कोशिश है लगातार कौसर जहां की तरफ से ये कदम उठाया गया है और आज इनका ट्रेनिंग कैंप यहाँ पर ये आप देख सकते हैं चल रहा है और कौसर जहां खुद इनसे मुलाकात कर रही हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो महिलाएं हैं आज यहाँ पर क्यों आई हैं और इनके लिए आप क्या संदेश दे रही हैं? ये देखिए, ये हमने एक 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप किया है, जो हमारी बहनें हैं और जो हमारे बाकी हज यात्री हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार जो हमारी बहनें बिना महरम के जा रही हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, जो कि 39 है और ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम इनकी हर सुविधा का पूरा ख्याल रखें और इनको जो है वहाँ किसी तरह की समस्या ना आए, इनकी यात्रा अच्छी और सुखद हो। कौसर जहां है दिल्ली हज कमेटी की चेयरमैन हैं, इनका काम करने का तरीका पसंद है आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी है, खुश अखलाक है, बहुत अच्छी। इनका मुझे यही बात अच्छी लगी। व्यक्तिगत व्यवहार अच्छा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं आपकी? हाँ हाँ, हम तो फर्स्ट टाइम मिले हैं वैसे। अच्छा। तभी तो हम यहाँ खड़े हैं, तभी तो हम यहाँ खड़े हैं। बहुत अच्छी है, बहुत। काम करने का तरीका अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऑफिस टाइम से आती हैं? बहुत अच्छा है, बिल्कुल टाइम से आती हैं? बिल्कुल आती हैं। मतलब खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। 10 में से कितने नंबर देंगी? 10 में से 10। 10 में से 10 नंबर देंगी। अच्छी है। एक और जरूरी बात, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार SBI के साथ मिलकर फॉरेक्स कार्ड उपलब्ध करा रही है, जिससे यात्रियों को यात्रा के दौरान कैश के झंझट से मुक्ति मिलेगी। हज यात्रियों को हज यात्रा के दौरान पैसों के लेन देन में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, किसी भी प्रकार की मुसीबत का सामना ना करना पड़े, इसलिए इस बार पहली मर्तबा सरकार और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दोनों के सहयोग से हज यात्रियों को फॉरेक्स कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। और इस बाबत पहले भी स्मृति ईरानी ने एक मीटिंग की थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ, जिसके बाद फिर SBI और मंत्रालय के बीच में सहमति बनी और अब आप देख सकते हैं कि पहली मर्तबा SBI सारे हज यात्रियों को एक फॉरेक्स कार्ड उपलब्ध करा रहा है। ये कार्ड जब आप हज यात्रा के दौरान जाते हैं तो उस दौरान आप अपने साथ ले जाएंगे। इस सब से ये स्पष्ट है कि केंद्र सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं, जो हज यात्रियों को सहूलियत प्रदान करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, तहजीब TV। This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable Soft Plus Safe.